हेलो एवरीबॉडी। ये वीडियो में आप सबका स्वागत करते हैं। हम आप जो वीडियो देखने वाले हैं ये वीडियो में हम आपको ह्यूमन हेल्थ या डिसीज के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। इसके बाद में सम बेसिक कंसेप्ट्स अबाउट द इम्यूनोलॉजी हम डिस्कस करेंगे और बाद में इम्यूनिटी को डिस्कस करेंगे। और फाइनली हम वीडियो में जो देखने वाले हैं इनेट इम्यूनिटी को टोटली डिस्क्राइब करेंगे। सो हमारा फर्स्ट वीडियो जो है ये चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। So, what is the name of chapter? That is called Human Health and Disease. So, the chapter of the 12th examination, board exams. So, this unit also important for the NEET examination as well as the CET exams. Means all the exam are essentials this topic. That is called Human Health and Disease. ये चैप्टर में ये टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं हेल्थ क्या होता है, इसके बाद में डिसीज क्या होते हैं और डिसीज के लिए हमारे बॉडी में जो रेजिस्टेंस पावर रहता है उसको रेजिस्टेंस करने की एबिलिटी जो रहती है वो सिस्टम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इम्यून सिस्टम्स। सो हम सबसे पहले जानेंगे हेल्थ क्या होता है या फिर डिसीज क्या होता है यानी कि हमारे जो टॉपिक का नेम है हेल्थ एंड डिसीज। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिसीज। नाउ वी डिस्क्राइब हियर आई डिस्क्राइब दैट इज द हेल्थ। सो इन दैट हेल्थ मीन्स द हेल्थ किसको कहते हैं हम अगर हमारी बॉडी तंदुरुस्त है या फिर अच्छी है तो हम वो पर्सन को वो आदमी को कहते हैं हेल्दी पर्सन, या फिर वो पर्सन कैसा रहता है हेल्दी पर्सन रहता है बट दैट इज द हेल्दी पर्सन इज नॉट डिफाइंड ओनली फिजिकली स्ट्रांग पर्सन। यानी जो पर्सन फिजिकली स्ट्रांग रहेगा उसको अगर कहा गया कि वो फिजिकली स्ट्रांग है यानी हेल्दी पर्सन है तो ये सरासर गलत है अकॉर्डिंग टू WHO, नॉट फ्रॉम मी। यानी कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये जो फिजिकली स्ट्रांग पर्सन है उसको हम हेल्दी पर्सन कहते हैं, बट इट इज़ द टोटली रॉन्ग्स अकॉर्डिंग टू WHO। यानी WHO का जो कहना है हेल्थ किसको कहते हैं इसको डिफाइन किया गया है, हेल्दी पर्सन किसको कहना चाहिए इसको डिफाइन किया गया है। ये डिफिनेशन WHO ने दिया है। WHO, we know that already what is WHO। आपको सबको पता होगा WHO क्या है, अगर पता भी नहीं हुआ होगा इसके पहले, लेकिन अभी जो न्यूज़ देख रहे हैं आप उसमें आपको डेली न्यूज़ में WHO का नाम सुना होगा आपने। यानी इसको कहते हैं हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वैश्विक स्वास्थ्य संगठन। यानी हमारे विश्व में सब डिसीज को कंट्रोल करने के लिए जो संगठन है जहाँ पर रिसर्च चलते हैं या फिर कोई भी एंटीबायोटिक्स या फिर कोई भी एपिडेमिक डिसीज के ऊपर कंट्रोल करना है तो ये WHO का काम रहता है। तो WHO ने हेल्थ को डिफाइन किया है, हेल्थ को इन्होंने ऐसा डिफाइन किया है। हेल्थ मीन्स कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल well-being, not merely absence of disease। इसको डिफाइन किया गया है, कैसे डिफाइन किया है कि यानी हेल्दी पर्सन वो रहेगा यानी कि जो पर्सन फिजिकली स्ट्रांग रहेगा, मेंटली स्ट्रांग रहेगा या फिर वो आदमी सोशल वेलबींग यानी समाज में भी अच्छा रहता है। अगर वही व्यक्ति को WHO का कहना है हेल्दी पर्सन है। यानी हमारे समाज में अगर एक आधा पर्सन बहुत फिजिकली स्ट्रांग है लेकिन झगड़ता है, समाज में झगड़े करता है तो उसको हेल्दी पर्सन नहीं कहा गया। यानी कि बहुत अच्छा फिजिकली स्ट्रांग है लेकिन मारपीट करता है, एक दूसरे को झगड़ता है अगर वो, यानी कि किसके भी साथ उसका अच्छा व्यवहार नहीं है तो फिर वो पर्सन जो रहेगा, वो आदमी जो रहेगा वो हेल्दी पर्सन नहीं अकॉर्डिंग टू WHO। फिजिकली भी स्ट्रांग है, समाज में अच्छा रहता है लेकिन मेंटली डिस्टर्ब है, यानी कि समाज में अच्छा है, उसका कुछ लेना देना नहीं समाज के साथ, लेकिन दूसरा फिजिकली भी अच्छा है लेकिन वो मेंटली गया हुआ है। मेंटली यानी कि वो कभी कभी कुछ भी करेगा, तो वैसे ऐसे व्यक्ति को भी फिजिकली स्ट्रांग यानी कि हेल्दी पर्सन नहीं कहा गया है। या फिर मेंटली भी अच्छा है, फिजिकली स्ट्रांग है लेकिन समाज में अच्छा नहीं रह रहा तो उसको भी हम हेल्दी पर्सन नहीं कहेंगे। तो हेल्दी पर्सन किसको कहा जाता है? हेल्दी पर्सन आर दोस पर्सन विच आर फिजिकली स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग या फिर सोशल वेलबींग, नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ डिसीज। यानी रोग होना यानी कि हमें अगर कोई रोग रहता है या फिर कोई आदमी को डिसीज होता है तो हम उसको अनहेल्दी पर्सन कहते हैं। यानी डिसीज होना यानी हेल्दी पर्सन, डिसीज नहीं होना यानी डिसीज नहीं होना या फिर डिसीज होना, इस पर डिफाइन नहीं किया गया है हेल्थ को। मीन्स द हेल्थ इज अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ डिसीज।
सो नाउ व्हाट इज डिसीज? डिसीज किसको कहते हैं? हम इस चैप्टर में हमें अप्रोक्सीमेट 12 डिसीज डिस्क्राइब करना है, स्टडी करना है। डिसीज मीन्स, हमने डिसीज को सुना है, हमको पता भी है डिसीज क्या है, बट एक्चुअल डिसीज क्या होता है, डिसीज में क्या होता है, ये हमको पता हो के भी नहीं होता। आप कहेंगे कि ऐसा क्या बोल रहे हैं आप सर? क्योंकि हमें डिसीज पता है, डिसीज हुआ यानी कि हम हॉस्पिटल में गए, भर्ती हुए, उसके बाद में ट्रीटमेंट किया, घर को आया, होगा, डिसीज क्लियर हो गया। लेकिन डिसीज क्या होता है, डिसीज में क्या होता है, आपने कभी ऐसा सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो कुछ सोचने की बात नहीं, मैं आपको बताने वाला हूँ। डिसीज यानी क्या होता है? डिसीज यानी कंडीशंस ऑफ आवर बॉडी, ऑर्गन और सिस्टम यानी हमारे बॉडी की जो कंडीशन रहती है, हमारे बॉडी यानी कंडीशंस ऑफ आवर बॉडी, कंडीशन ऑफ आवर बॉडी in which any organ or system get disrupted और डिरेंज, यानी हमारे बॉडी का एक आधा ऑर्गन डिसरप्ट हो जाता है, फिर डिरेंज हो जाता है। हमारी बॉडी की आधी सिस्टम अगर डिसरप्ट हो जाती है, फिर डिरेंज हो जाती है, तो वो कंडीशन को हम कहते हैं डिसीज। किसको कहते हैं? डिसीज। फिर विद द डिसीज यानी कि कंडीशंस ऑफ आवर बॉडी इन विच एनी ऑर्गन और सिस्टम गेट डिसरप्टेड और डिरेंज, यानी हमारे बॉडी का कदा ऑर्गन पर्टिकुलर कार्य नहीं कर रहा है, या फिर पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, कभी सिस्टम पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो ये कंडीशन को हम कहते हैं डिसीज। डिसीज यानी सिंपल कहा जाता है कि अगर हमारे बॉडी का एक आधा पर्टिकुलर ऑर्गन जिसको जो काम दिया है वो पूरा नहीं कर पा रहा, या फिर सिस्टम जिसको जो काम मिला है वो पूरी नहीं कर पा रहे, तो वो कंडीशन को हम कहते हैं डिसीज। यानी डिसीज में क्या होता है, बॉडी का ऑर्गन एक तरफ फंक्शनलेस हो जाता या फिर सिस्टम फंक्शनलेस हो जाती है, तो इस कंडीशन को हम डिसीज कहते हैं। सो डिसीज जो रहते हैं इसके 3 मेजर टाइप्स रहते हैं। डिसीज किसकी वजह से होती है? फिर 3 डिसीज के टाइप रहते हैं। पहला जो डिसीज रहता है इसको हम हेरिडिटरी डिसीज कहते हैं, हेरिडिटरी डिसीजेस। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेरिडिटरी डिसीज? हेरिडिटरी डिसीज हम किसको कहते हैं? यानी कि जो डिसीज ट्रांसमिट हो जाते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। आपको सबको पता है कि हमारे बॉडी में सम डिसीज एंट्रैप हो जाते हैं हमारे पेरेंट्स की तरफ से, या फिर हमारे बॉडी में जो डिसीज रहेंगे वो अगर हम नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं, तो वो जो डिसीज रहेंगे वो डिसीज को कहते हैं हेरिडिटरी डिसीजेस। यानी इसको क्या कहा जाता है? द डिसीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर जनरेशन और फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, यानी पेरेंट्स से लेके ऑफस्प्रिंग्स में जो डिसीज ट्रांसफर होते हैं, या फिर हमारे बॉडी में से जाके दूसरे जनरेशन में वो डिसीज ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उसको हम हेरिडिटरी डिसीज कहते हैं। सो व्हाई दिस डिसीज कैन ट्रांसमिटेड? ये डिसीज ट्रांसमिट क्यों होते हैं? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि ये डिसीज जो रहते हैं जेनेटिकली रिलेटेड डिसीज रहते हैं। मैंने वर्ड बोला जेनेटिकली रिलेटेड, जेनेटिकली रिलेटेड। ये क्या होता है जेनेटिकली रिलेटेड? यानी जो डिसीज जो रहते हैं, अगर हमारे बॉडी में एक आधा जिन म्यूटेंट हो गया, क्रोमोसोम अबनॉर्मलिटी आ गई, तो उसके वजह से डिसीज होते हैं। यानी हमारे बॉडी का जो मैकेनिज्म रहता है उसको कंट्रोल करने का काम जीन करते हैं। यानी क्रोमोसोम रहते हैं, क्रोमोसोम में जो सेगमेंट रहता है फंक्शनल सेगमेंट, जिसको हम जीन कहते हैं। जीन यानी फंक्शनल पार्ट ऑन द क्रोमोसोम्स। और व्हाट इज द रोल ऑफ जीन्स? जीन का रोल क्या होता है? जीन का रोल होता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट तैयार करना। प्रोडक्ट का नेम रहता है इधर प्रोटीन्स, एंजाइम और हार्मोन्स। अगर वो प्रोटीन्स, हार्मोन और एंजाइम हमारे बॉडी में कम ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो फिर हमें डिसीज हो जाते हैं। डिसीज यानी कि डिसीज क्यों होता है? अगर पर्टिकुलर एक आधा हार्मोन्स या फिर एक आधा एंजाइम हमारे बॉडी में इरेगुलर सिंथेसिस हो जाता है उसका, या फिर कम होता है, या फिर ज़्यादा हो जाता है, या फिर सिंथेसिस ही नहीं होता, तो उसका इफेक्ट हमारे ऑर्गन पर हो जाता है, या फिर सिस्टम पर हो जाता है। यानी कि हमारी बॉडी का वो ऑर्गन या फिर वो सिस्टम पर्टिकुलर रोल निभा नहीं पाएगी, इसलिए हमें जो डिसीज होते हैं इसको हम कहते हैं जेनेटिकली रिलेटेड डिसीज। यानी जो डिसीज जीन के रिलेटेड रहते हैं, यानी हमारा जीन डिफेक्टिव रहा, या फिर जीन का कोई भी पर्टिकुलर पार्ट सेगमेंट डिफेक्टिव हो गया, या फिर म्यूटेंट हो गया, जिसको हम म्यूटेशन भी कह सकते हैं। म्यूटेशन यानी कि सडन चेंज ऑकर इन द जीन, जीन में अगर अच्छा सडनली बदल हो जाता है, तो जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं। तो ये वजह रहती है हमारे बॉडी में डिसीज होते हैं। यानी जो डिसीज जेनेटिकली रिलेटेड रहते हैं उसको हम हेरिडिटरी डिसीज कहते हैं। और ये डिसीज का सबसे दिक्कत ये हो जाती है कि डिसीज नॉट क्यूरेबल्स। ये डिसीज अब तक मेडिकल साइंस में प्रॉपर ट्रीटमेंट इज नॉट अवेलेबल्स। यानी जो डिसीज हेरिडेबल डिसीज है इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट अभी तक अवेलेबल नहीं है। Nowadays, recent biotechnological research as well as the gene therapy is done or research going on that directions। यानी कि जो बायोटेक की यानी बायोलॉजी की जो फील्ड है जेनेटिक इंजीनियरिंग, या फिर बायोटेक्नोलॉजी की जो फील्ड है जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं,
इसका मीनिंग ही वही है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं हम, इन विट्रो मैनिपुलेशन ऑफ जीन यानी आर्टिफिशियल कंडीशन में जीन को मैनिपुलेट करते हैं। यानी अगर हमारे बॉडी में जीन डिफेक्टिव है तो फिर वो जीन का सीक्वेंस कट करेंगे, वहाँ नॉर्मल जीन ऐड करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व। जेनेटिकली रिलेटेड डिसीज यानी जो ट्रांसफर हो रहे थे फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इससे। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, डिफेक्टिव जीन को क्लियर कर रहे हैं, वो जीन को डिफेक्टिव जीन को कट कर रहे हैं, वहाँ नॉर्मल जीन ऐड कर रहे हैं, जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। इसका रिसर्च अभी डन है, सम डिसीज पर ये थेरेपी अप्लाई भी हो गई, सक्सेस भी हो गई, लेकिन ब्रॉडली इसको आना बाकी है। यानी कि आने वाले 10-20 साल में ये टोटली जेनेटिक रिलेटेड डिसीज टोटली क्लियर हो जाएंगे, या फिर हम उस पर टोटली ट्रीटमेंट कर पाएंगे। सो इसको बोलते हैं जेनेटिक रिलेटेड डिसीज। इसका एग्जांपल अगर हमने देखा तो हीमोफीलिया, ये जो हीमोफीलिया है इसका एग्जांपल है जेनेटिक रिलेटेड डिसीज का, है हेरिडिटरी डिसीज का। हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया आर दोस पेशेंट कैन हैपन और दोस पर्सन कैन बी हैपन। जो आदमी को हीमोफीलिया हो गया वो बहुत डेंजरस डिसीज रहता है, यानी कि माइनर इंजरी भी अगर उसको हो गई तो समझ जाना कि वो उस आदमी का हो गया, राम राम हो गया, राम राम वो समझ सकते हैं। क्योंकि क्या होता कि माइनर इंजरी भी अगर इसको हो जाती है तो कंटिन्यू ब्लीडिंग हो जाती है इस पर्सन की, यानी कि इसको ब्लीडर डिसीज भी कहा जाता है, ब्लीडर डिसीज। यानी माइनर इंजरी भी इस पर्सन की डेथ कर सकता है। क्यों कर सकता है, अगर इसको इंजरी हो गया है तो फिर क्या हो जाता है कि कंटिन्यू ब्लीडिंग हो जाता है, तब जब तक के पूरा बॉडी का ब्लड निकल नहीं पाता, यानी ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता। नॉर्मली हम देखते हमें जब इंजरी हो जाती है तो आफ्टर 8 to 10 मिनट के बाद में हमारा ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म होता है। ये हम सर्कुलेशन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं डिटेल में। ब्लड कोएगुलेशन बोलते हैं उसको। ब्लड कोएगुलेशन है लिक्विड ब्लड का कन्वर्जन सेमी सॉलिड जेल में होना, इसको हम ब्लड कोएगुलेशन कहते हैं। तो ब्लड कोएगुलेशन के लिए जो फैक्टर चाहिए जिसको हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8। सो ये जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 है, जीन म्यूटेशन की वजह से या फिर जीन डिफेक्टिव होने की वजह से ये आदमी में प्रोड्यूस नहीं होता। आपको समझ में आ रहा? देखिए, हीमोफीलिया अगर जो पर्सन को हो गया, जिस पर्सन को हो गया या फिर जो पेशेंट को हो गया, तो हीमोफीलिया में क्या होता है कि वो आदमी के अंदर खून में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 का प्रोडक्शन नहीं हो पाता। अगर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 प्रोड्यूस नहीं होता तो फिर क्या हो जाता है कि ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता, यानी ब्लीडिंग कंटिन्यू हो जाता है। सो ये मेन बात रहती है, जो पर्सन को या फिर जो आदमी को हीमोफीलिया रहेगा उसके खून में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 का प्रोडक्शन नहीं होगा। अगर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 का प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर ब्लीडिंग कंटिन्यू रहेगी, ब्लड का कोएगुलेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए इस डिसीज को हम डेंजरस डिसीज कहते हैं, यानी कि minor injury cause the death of that human beings. This is the genetic related disease. So if we have to, by using the genetic engineering, so this is the defective gene for the blood clotting factor 8 producing gene. If you have to replace by normal gene, then correct that type of the disease. So they may be a control in even 10 to 20 years by using the genetic engineering technology. So that is called genetically related disease, or this is called hereditary diseases. यानी ये जो डिसीज रहते हैं, ये डिसीज हमारे बॉडी में हमारे पेरेंट्स से हमारे बॉडी में एंटर होते हैं, जिसको हम कहते हैं हेरिडिटरी डिसीजेस। सेकंड जो डिसीज होते हैं ये डिफिशियंसी की वजह से होते हैं, इसको हम कहते हैं डाइटरी डिफिशियंसी डिसीज। विच डिसीज? डाइटरी डिफिशियंसी डिसीजेस। यानी कि हम जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारे बॉडी में टोटल न्यूट्रिएंट्स हमको नहीं मिल पाते, यानी जो न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए, यानी कि अमीनो एसिड से, प्रोटीन्स है या फिर विटामिन्स हैं, हम हमारे बॉडी में प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उसको हम बाहर से लेते हैं, हमारे खाने में से हम वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। अगर हमारे बॉडी में खाना खाने के बाद वो न्यूट्रिशंस की डिफिशियंसी रही तो फिर हमें क्या हो जाते हैं, वो डिसीज हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं डाइटरी डिफिशियंसी डिसीज। यानी कि जो डिसीज ड्यू टू द लैक्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स और एबिलिटी ड्यू टू लैक्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी की वजह से जो डिसीज होते हैं, जिसको कहा जाता है डाइटरी डिफिशियंसी डिसीजेस। इसमें डिफिशियंसी में भी प्रोटीन की हो सकती है, फिर विटामिन की डिफिशियंसी या फिर अमीनो एसिड की, एनी न्यूट्रिएंट्स
अगर हमारे बॉडी में डिफिशियंसी हो जाती है तो फिर जो डिसीज हो जाते हैं जिसको कहते हैं डाइटरी डिफिशियंसी डिसीजेस. So for example, marasmus disease can be happen due to protein deficiency, scurvy, vitamin deficiency. So various type of the disease can happen due to nutrient deficiency, जिसको हम कहते हैं dietary deficiency disease. एंड थर्ड जो टाइप रहता है जिसको हम इन्फेक्शियस डिसीज कहते हैं, इन्फेक्शियस डिसीजेस. एंड डिसीज जो रहते हैं 3 टाइप के रहते हैं. पहला हेरिडिटरी डिसीज रहता है, सेकंड जो टाइप रहता है इसका डाइटरी डेफिशिएंसी डिसीज, एंड थर्ड जो रहता है इन्फेक्शियस डिसीजेस. सो दिस 2 डिसीज, genetic related disease, do not spread from one human to another humans. Only it can transfer from one generation to the another generation. Dietary deficiency disease do not also spread to the surrounding ह्यूमन बींग्स. म्हणजे आपल्या हमारे कांटेक्ट में अगर कोई पर्सन भी रहा तो डाइटरी डिफिशियंसी डिसीज उसको नहीं हो जाएगा. हमारे बॉडी में वो प्रोटीन की डिफिशियंसी, हम उसके साथ रह रहे, हम उसके साथ घूम रहे, तो फिर उसको प्रोटीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर नहीं होगा क्योंकि उसके खाने में वो प्रोटीन का डिफिशियंस नहीं है. यानी ये डिसीज कम्युनिकेबल नहीं होते हैं. किस कौन से डिसीज, डाइटरी डिफिशियंसी डिसीज. बट इन्फेक्शियस डिसीज जो रहते हैं, सो इट इज द कम्युनिकेबल डिसीज, और दैट डिसीज कैन बी हैपन ड्यू टू इन्फेक्शियस एंटिटी. ये डिसीज किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू इन्फेक्शियस एंटिटी. इन्फेक्शियस एंटिटी, इन्फेक्शियस एंटिटी क्या होते हैं? इन्फेक्शियस एंटिटी में यानी कि पैथोजन. और व्हाट इज मीनिंग ऑफ पैथोजन? पैथोजन क्या होते हैं? फिर पैथोजन यानी कि डिसीज कॉजिंग एंटिटी. पैथोजन यानी कि जो एंटिटी हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगी और हमें बॉडी में इन्फेक्शन करेगी, जिसको हम पैथोजन कहते हैं. यानी पैथोजन मीन द डिसीज कॉजिंग एंटिटी. अगर हमारे बॉडी में एक फॉरेन पार्टिकल एंटर हो जाएगा और हमारे बॉडी के ऑर्गेनाइज सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है, डिरेंज कर रहा है, तो सच एजेंट को हम क्या कहते हैं? पैथोजेंस. इस पैथोजन में बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, फंगस भी हो सकती है, प्रोटोजोआ भी हो सकता है. सो वेरियस टाइप ऑफ द पैथोजेंस. इस पैथोजन जो रहेगा इसको कॉमनली कहते हैं हम, यानी कि जो एजेंट हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा और उसके बाद में हमें इन्फेक्शन करेगा, ये सब को हम कहते हैं पैथोजन. विच इन्फेक्शियस डिसीज कैन बी हैपन ड्यू टू द पैथोजेंस और इन्फेक्शियस एंटिटी. दे एंटर इन योर बॉडी एंड कॉज द इन्फेक्शंस. इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंगस या फिर एनी एंटिटी विच एंटर इन योर बॉडी एंड कॉज द इन्फेक्शंस. यानी हमारे बॉडी में जो फॉरेन पार्टिकल एंटर हो जाएगा जिसकी वजह से हमारे बॉडी का ऑर्गन में इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर सिस्टम में इन्फेक्शन हो जाएगा, इसको कहते हैं हम इन्फेक्शियस डिसीज. सो इन्फेक्शियस डिसीज मे बी communicable or they spread from one human to the another human because these entity may be spread from one person to the another person. So that is called infectious disease. So these are the 3 major type of the disease. and disease के 3 type रहते हैं. फर्स्ट जो डिस्कस किया हमने हेरिडिटरी डिसीजेस, डाइटरी डेफिशिएंसी डिसीजेस as well as the third is the infectious diseases. So there is the some term related to these immunity we describe here. Now हम देखेंगे अभी some basic concept related to the immune systems. So हमने अभी सुना है कि पैथोजेंस, ये इसको एंटीजेंस. ये एंटीजन किसको कहते हैं? एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया जाता है या फिर इसको डिनोट किया जाता है एजीसी. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एजी लिख सकते हैं. एंटीजन क्या होता है? एंटीजन यानी फॉरेन पार्टिकल्स. एंटीजन क्या होता है? फॉरेन पार्टिकल एंटर इन योर बॉडी एंड कॉज अ इन्फेक्शन. फॉरेन पार्टिकल enter in body and cause infection. यानी जो पार्टिकल हमारे बॉडी में एंटर हो गया उसके बाद में एंटर होने के बाद वो अच्छा नहीं रहा, हमारे बॉडी में इन्फेक्शन कर रहा, तो वो पार्टिकल को हम एंटीजन कहते हैं. एंटीजन यानी पैथोजन भी कह सकते हैं इसको. जो पार्टिकल, इसमें भी वेरियस टाइप एंटीजन कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता, वायरस भी हो सकता, फंगस भी हो सकती है, या फिर प्रोटोजोआ, या फिर केमिकल कंपाउंड्स. यानी कोई भी पार्टिकल अगर हमारे बॉडी में एंटर हो जाता है उसके बाद में हमारे बॉडी में इन्फेक्शन पैदा करता है, तो इसको हम कहते हैं एंटीजेंस. सो एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर होने के बाद हमारी इम्यून सिस्टम क्या होती है, उसको स्टिमुलेट करती है, और इसका मेन रोल रहता है, ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी स्टिमुलेट करता है. इम्यून सिस्टम क्या होती है आगे देखेंगे हम. सो दैट इज कॉल्ड एंटीजन. फर्स्ट आई क्लियर हियर
that is the antigens. Antigen means the any particle enter in our body and cause infections or they stimulate immune systems, so that is known as the antigens. Second, here describe the antibody. एंटीबॉडी को हम डिनोट करेंगे ए बी से, इसको डिनोट किया जाता है ए बी से, यानी एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी यानी कि प्रोटेक्टिव केमिकल प्रोड्यूस और बॉडी व्हेन एंटीजन एंटर इन आवर बॉडी, यानी जब हमारे बॉडी में एक आधा फॉरेन पार्टिकल की एंट्री होती है तब हमारी बॉडी प्रोटेक्टिव केमिकल प्रोड्यूस करती है। इम्यून सिस्टम के कुछ सेल रहती है जो सेल का काम रहता है केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस करना, जो केमिकल कंपाउंड एंटीजन को डिस्ट्रॉय करता है या फिर न्यूट्रलाइज करता है, इसको हम कहते हैं एंटीबॉडी। मीन्स व्हाट इज मीनिंग ऑफ एंटीबॉडी? एंटीबॉडी इज अ प्रोटेक्टिव केमिकल्स प्रोड्यूस बाय इम्यून सिस्टम सेल। इसको कौन प्रोड्यूस करता है? इम्यून सिस्टम सेल्स। और व्हाट इज द रोल ऑफ एंटीबॉडी? एंटीबॉडी का फंक्शन क्या होता है हमारे बॉडी में? इट हेल्प टू डिस्ट्रॉय एंटीजेंस, डिस्ट्रॉय करता है किसको? एंटीजन को, यानी जो फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में एंटर हुआ है, जो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है, वो पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो हमारी बॉडी प्रोटेक्टिव केमिकल को क्रिएट करती है, वो प्रोटेक्टिव केमिकल को हम कहते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का दूसरा नाम भी है, इसको हम ग्लाइकोप्रोटीन भी कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, या फिर इसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। And the protective chemicals which help to destroy antigens, and when in our body get generate when antigen enter in our body, जब हमारे बॉडी में एंटीजन एंटर हो जाता है तब एंटीजन के स्टिमुलेशन की वजह से हमारी बॉडी प्रोटेक्टिव केमिकल को जनरेट करेगी और वो केमिकल एंटीजन को डिस्ट्रॉय करेगी या फिर न्यूट्रलाइज करेंगी, इसको कहा जाता है एंटीबॉडी। सो हम जिस सब्जेक्ट में एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन कैसा होता है, जिस सब्जेक्ट में हम स्टडी करते हैं, जिसको हम सीरोलॉजी कहते हैं, सीरोलॉजी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सीरोलॉजी? सीरोलॉजी का मीनिंग क्या रहता है कि स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एंटीजन एंटीबॉडी, यानी जब एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर हो जाएगा उसके बाद में हमारी बॉडी में एंटीबॉडी क्रिएट हो जाएगा, फिर वो एंटीबॉडी किस तरह एंटीजन को न्यूट्रलाइज करेगी या फिर किस तरह उसको डिस्ट्रॉय करेगी, ये जो इंटरेक्शन रहेगा, जो सब्जेक्ट में हम डिटेल स्टडी करेंगे, जिसको हम सीरोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस, इसको कहा जाता है सीरोलॉजी। स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन इज कॉल्ड सीरोलॉजी। नाउ देन so when the antigen enter our body, I already told you our body consists of the systems. That systems has the ability to destroy the foreign particle or antigens. So what is the name of that system? That system is called immune systems. Immune systems means हमारे बॉडी में बहुत सारी सिस्टम्स रहती है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स है, फिर लिम्फेटिक सिस्टम है, इसमें बहुत सारी सिस्टम्स हमारे बॉडी में है, पर्टिकुलर सिस्टम का पर्टिकुलर फंक्शन रहता है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सिस्टम जो हमारे बॉडी में है, जिसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। अगर हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम एक दिन के लिए भी निकाल डाली तो हम जिंदा नहीं रह पाते। इसका रोल ही क्या है कि फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करना, यानी हम जब एनवायरनमेंट में घूमते हैं, फ्रीली घूमते हैं, तो हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, मिलियंस ऑफ वायरस एक्सपोज एंटर हो जाते हैं और वो हमें पता भी रहता नहीं कि हमारे बॉडी में जब कब बैक्टीरिया एंटर हो गया, कब वायरस एंटर हो गया, कब किल हो गया। तो ये सबको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है? इम्यून सिस्टम करती है। यानी इम्यून सिस्टम का रोल रहता है डिस्ट्रॉय द फॉरेन पार्टिकल, बिकॉज हम रेस्पिरेशन करते हैं, अगर हमारी स्किन है, स्किन से डायरेक्ट हमारे बॉडी में कोई पार्टिकल नहीं जाता, फॉरेन पार्टिकल एंटर नहीं हो पाता। अगर हमें इंजरी हो जाती तो वो एक्सपोज हो जाता प्लेस, और वहाँ से हमारे बॉडी में फॉरेन पार्टिकल की एंट्री हो जाएगी। हाँ, सबसे मेन बात है, हम जब रेस्पायर करते हैं, इनहेल या फिर एक्सहेल करते हैं, तो इनहेल करने के बाद जब हम बाहर का एयर अंदर लेते हैं तो अभी हमारे बॉडी में बहुत सारे पैथोजन एंटर हो जाते हैं। दूसरी जगह है, हम जब ड्रिंक करते हैं वाटर का, तब हमारे बॉडी में बहुत सारे पैथोजन एंटर हो जाते हैं। तो इसको डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी जो सिस्टम में रहती है, जिसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। यानी इम्यून सिस्टम को कहा जाता है डिफेंस सिस्टम्स, डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल्स। यानी कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर हमारे बॉडी में एंटर हो जाता, पैथोजन एंटर हो जाता, उसको डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी जो सिस्टम में रहेगी, वो सिस्टम को कहते हैं हम डिफेंस सिस्टम। जैसा हमारे इंडिया है, इंडिया में भी डिफेंस सिस्टम रहती है। अगर डिफेंस सिस्टम नहीं रहती तो आतंकवादी या फिर टेररिस्ट हमारे को एक ही दिन में खलास कर सकते हैं, किल कर सकते हैं। ओके, सो सेम फंक्शन रहता है हमारे बॉडी में डिफेंस सिस्टम का। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर हो गया तो उसको डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी रखता है, दैट इज कॉल्ड डिफेंस मैकेनिज्म। इज द इम्यून सिस्टम यानी डिफेंस सिस्टम विच शो डिफेंस मैकेनिज्म्स अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स और पैथोजेंस। पैथोजन के अगेंस्ट जो डिफेंस मैकेनिज्म शो करता है, इसको हम कहते हैं
इम्यून सिस्टम। सो इम्यून सिस्टम में जो पावर रहता है जिसको हम कहते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी सो इम्यूनिटी क्या होता है? सो वी ऑलरेडी seen that is various advertise on these टीवी चैनल्स। इम्यूनिटी बढ़ाओ, ऐसा हो गया, ऐसा होना, अपनी इम्यूनिटी वैसा होना, इसके लिए ये करना पड़ता, उसके लिए वो करना पड़ता, कुछ भी करो लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? इम्यूनिटी बढ़ाओ। इसके पहले किसको पता नहीं था इम्यूनिटी क्या है? इसको रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, या फिर इसको इम्युनिटी में मराठीमध्ये त्याला काय म्हणतात? रोग प्रतिकारक शक्ती म्हणतात। बरं, ओके, जानते। हमें देखना है कि इम्यूनिटी क्या होता है। तो इम्यूनिटी क्या होता है? ये एक हमारे बॉडी की एबिलिटी होती है, हमारी पावर होती है हमारी बॉडी की। क्या पावर है? इन एबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी इन विच टू आइडेंटिफाई द फॉरेन पार्टिकल्स। है हमारे बॉडी में अगर एखादा फॉरेन पार्टिकल एंटर हो गया तो उसको आइडेंटिफाई करना, उसके बाद में आइडेंटिफाई करने के बाद उसको न्यूट्रलाइज करना, उसके बाद न्यूट्रलाइज करने के बाद अगर वो न्यूट्रलाइज नहीं हो सकता तो उसको इलिमिनेट कर देना, बाहर निकाल देना, और उसके बाद भी वो कुछ भी नहीं समझा, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, तो फिर उसको डिस्ट्रॉय करना। ये इसका रोल होता है इम्यूनिटी का। यानी इम्यूनिटी का रोल होता है आइडेंटिफाई द फॉरेन पार्टिकल, न्यूट्रलाइज द फॉरेन पार्टिकल, इलिमिनेट द फॉरेन पार्टिकल एंड डिस्ट्रॉय द फॉरेन पार्टिकल। सबसे पहले हमारे बॉडी की सेल कहते हैं कि बेटा आ गया हमारे बॉडी में, ठीक है, अच्छा रहता, अगर अच्छा रहता तो उसको न्यूट्रलाइज कर देते। उसके बाद में अगर उसने कुछ कुरापत चालू की तो उसको निकालने का यानी कि निकालने के लिए वो कुछ अग्रेसर होती है, कुछ सेल, उसको इलिमिनेट कर देते, भगा देते उसको। और उसके बाद भी वो जाने के लिए भी तैयार नहीं हुआ तो फिर इसका इनकाउंटर कर देते हैं सिस्टम्स। यानी कि हमारे बॉडी में सबसे पहले समझा जाता है उसको कि बेटा तू आ गया, रहे, अच्छी तरह से रहे। लेकिन वो अगर हमारे बॉडी में आने के बाद, हमारे बॉडी में रहने के बाद हमारे बॉडी का खाना खाता है और हमारे बॉडी में मल्टीप्लाई भी होता है और हमारे बॉडी के ऑर्गन पर अटैक भी करता है, तो फिर उसको डिस्ट्रॉय करने का एबिलिटी रहता है इसमें इम्यून सिस्टम में। इसको इम्यूनिटी कहा जाता है। यानी इम्यूनिटी यानी कि ए जनरल एबिलिटी ऑफ बॉडी टू आइडेंटिफाई द फॉरेन पार्टिकल, न्यूट्रलाइज द फॉरेन पार्टिकल, इलिमिनेट द फॉरेन पार्टिकल एंड डिस्ट्रॉय द फॉरेन पार्टिकल। सो दैट इज नोन एज द इम्यूनिटी। सो ये हमारी बॉडी की एक प्रकार की क्या रहती है? एबिलिटी रहती है। सो ऑल दीज immunity, immune systems, structure, their functions, how they interact, antigens, how they destroy them, they all can study by the subject that is called immunology. Immunology ये अगर हम आप अगर मेडिकल साइंस में पढ़ाई करोगे या फिर बीएससी माइक्रोबायोलॉजी करोगे या फिर एमएससी करोगे बायोटेक्नोलॉजी, इसमें पूरा सब्जेक्ट रहता है इम्यूनोलॉजी। यानी कि हमारे बॉडी में फॉरेन पार्टिकल की एंट्री कैसी होती है, फॉरेन पार्टिकल कैसे, हमारे बॉडी में एंटीबॉडी कैसी डेवलप होती है, सेल कैसे होते हैं, ऑर्गन कौन से होते हैं इम्यून सिस्टम्स में, ये सब डिटेल स्टडी किया जाता है इम्यूनोलॉजी। एंड स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इम्यून सिस्टम्स। इम्यून सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इम्यून सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, ये डिटेली स्टडी किया जाता है इम्यूनोलॉजी में। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट इज नोन एज द इम्यूनोलॉजी। सो नाउ वी डिस्कस द डिटेल अबाउट इम्यूनिटी। हमें इम्यूनिटी के बारे में डिटेल स्टडी करना है या फिर देखना है। तो इम्यूनिटी क्या होता है? सो इम्यूनिटी के दो टाइप होते हैं, एक रहता है इनेट इम्यूनिटी, सेकंड जो टाइप रहता है इसका दैट इज नोन एज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसका डिफरेंस मैं आपको बताने वाला हूँ। यानी कि इनेट इम्यूनिटी यानी कि इम्यूनिटी विच इज डेवलप फ्रॉम द बॉर्न टाइम्स। यानी हमारे बॉडी में जब बॉर्न होते हैं, इनबॉर्न, इसको होते हैं इनबॉर्न इम्यूनिटी। हम जब हमारा जब बॉर्न होता है तब से हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम्स रहती है जिसको कहा जाता है इनबॉर्न इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी कि इम्यूनिटी विच डेवलप ड्यूरिंग लाइफ स्पैन्स। यानी जब हम या फिर हम लाइफ में लाइफ हमारा रहता है, यानी कि जब लाइफ में जब हमारा सब कुछ जो डेवलप हो जाता है, यानी कि जब लाइफ स्पैन में हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाएगा उसको कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यानी कि हम इसको अडॉप्ट करते हैं, जिसको कहा जाता है अडॉप्टिव इम्यूनिटी भी कहा जाता है। सो एज दे कैन अडॉप्ट इन आवर बॉडी ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन्स। हमारे लाइफ स्पैन में हम जब हमारा लाइफ में हम जब कोई एक्टिविटी करते हैं या फिर हम घूमते फिरते हैं, ये टाइम में हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाती है जिसको हम कहते हैं एडॉप्टिव इम्यूनिटी, या फिर इसको स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहा जाता है।
यानी कि स्पेसिफिक फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट ये डेवलप हो जाती है। इसको इनेट इम्यूनिटी को हम नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं, यानी कि ये स्पेसिफिक नहीं रहती है, वो ऑलरेडी हमारे बॉडी में डेवलप रहती है। यानी कि इनेट इम्यूनिटी, इसको इनबॉर्न इम्यूनिटी भी कहा जाता है या फिर इसको नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहा जाता है। सो इनेट इम्यूनिटी का एबिलिटी रहता है, अगर हमारे बॉडी में फॉरेन पार्टिकल एंटर हो गया, इन्वेडर एंटर हो गया, तो उसको इलिमिनेट करता है नेचुरली। यानी नेचुरली हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाएगा, जिसको कहा जाता है इनेट इम्यूनिटी। मीन्स दिस इम्यूनिटी डेवलप सिंस नेचुरली इन आवर बॉडी, और दिस इम्यूनिटी हाउ द डेवलप द इम्यूनोजेनिक रेस्पॉन्स। ये इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स क्रिएट करता है नेचुरली हमारे बॉडी में, और इट हैज एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय द फॉरेन पार्टिकल्स। ऑल्सो इनेट इम्यूनिटी हाउ द सम बैरियर्स। इनेट इम्यूनिटी के कुछ बैरियर्स रहते हैं, जो बैरियर की वजह से हमारे बॉडी में फॉरेन पार्टिकल की एंट्री नहीं हो पाती, जिसको हम कहते हैं बैरियर्स ऑफ इम्यून सिस्टम्स। क्या कहा जाता है इसको? बैरियर्स ऑफ इम्यून सिस्टम। सो हम देखेंगे व्हाट टाइप ऑफ द बैरियर्स, बैरियर्स कौन से होते हैं। इम्यून सिस्टम्स बैरियर्स, और हम देखेंगे बैरियर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी इनेट इम्यूनिटी का बैरियर मीन्स द प्रिवेंशन, यानी कि हमारे बॉडी में जो पार्टिकल्स है उसको एंट्री नहीं देना, जिसको हम कहते हैं बैरियर्स। प्रतिरोध करना या फिर उसको हमारे बॉडी में प्रिवेंट करना, रोकना, उसको हमारे बॉडी में एंट्री नहीं होने देना। तो हमें पता है कि हमें फॉरेन पार्टिकल जो रहेंगे, अगर वो बॉडी में एंटर हो गए तो फिर हमें डिसीज हो जाएगा, या फिर हमारे बॉडी को इन्फेक्शन, हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हो जाएगा। तो वो जो फॉरेन पार्टिकल्स है उसको हमारे बॉडी में एंट्री नहीं देने के लिए हमारे बॉडी में कुछ बैरियर्स डेवलप किए हैं। तो इसका पहला जो बैरियर है उसको कहा जाता है दैट इज, यानी कि हमारे बॉडी में जो कह रहे हैं इपीथेलियल सरफेस, जिसको हम कहते हैं इपीथेलियल सरफेस। इपीथेलियल सरफेस। सो ये जो इपीथेलियल सरफेस रहता है, इसमें दो बातें आती है, एक है स्किन, सेकंड है म्यूकस मेम्ब्रेन्स। म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी दोनों का भी रोल रहता है कि हमारे बॉडी में फॉरेन पार्टिकल की एंट्री नहीं होने देना। स्किन जो रहता है, स्किन आर प्रेजेंट सिंस फ्रॉम द बॉर्न टाइम, इसको हम कहते हैं इनबॉर्न बैरियर, इनबॉर्न इम्यूनिटी। यानी इनेट इम्यूनिटी का क्या कहा जाता है? इनबॉर्न। हमारे बॉडी में बॉर्न टाइम में भी स्किन रहती है, बॉर्न टाइम के वक्त रहती क्या रहती है? स्किन रहती है। ऐसा कुछ हुआ है क्या कि हमारा जन्म हुआ उसके बाद में किसी को स्किन आई है? ऐसा नहीं होगा। ओके, यानी कि जो इपीथेलियल सरफेस है, ये इसको कहा जाता है बैरियर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। यानी कि इसका काम है, सबसे मेन रोल रहता है प्रिवेंट एंट्री ऑफ फॉरेन पार्टिकल। अगर हमने इमेजिनेशन किया कि हमारी बॉडी की स्किन निकाल दी, क्या हो जाएगा? दिखने में तो अच्छा नहीं दिखेगा, जाने दो, लेकिन हमारी बॉडी एक्सपोज हो जाएगी फॉरेन पार्टिकल में, और फॉरेन पार्टिकल डायरेक्ट हमारे बॉडी में एंट्री कर पाएंगे। सो मेन बैरियर रहता है हमारे बॉडी का स्किन, यानी स्किन का मेन रोल रहता है प्रिवेंट द पैथोजेंस, एंट्री ऑफ पैथोजेंस। यानी जो पैथोजन रहेंगे उसको हम हमारे बॉडी में अंदर यानी उसको रोकने के लिए हमारे बॉडी में जो मेन रोल रहता है स्किन का रोल रहता है। इसको हम इपीथेलियल सरफेस कहते हैं। स्किन जो रहती है, स्किन के ऊपर, और स्किन में दो टाइप की ग्लैंड्स रहती है, जिसको हम स्वेट ग्लैंड कहते हैं, स्वेट ग्लैंड। और सेकंड जो ग्लैंड रहती है इसको सीबेसियस ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड्स। ये जो दो ग्लैंड्स है इसका मेन रोल रहता है। स्वेट ग्लैंड का रोल रहता है स्वेट ग्लैंड प्रोड्यूस सब्सटेंस जिसको हम स्वेट कहते हैं। जो स्वेट रहता है, जब हमारे बॉडी में स्वेट रिलीज होता है तो स्वेट में मैक्सिमम साल्ट रहता है, नमक रहता है, या फिर उसमें बैक्टीरियसिडल कंपाउंड रहते हैं। बैक्टीरियसिडल, बैक्टीरियसिडल, बैक्टीरियसिडल मीन्स बैक्टीरिया को किल करने वाले सब्सटेंसेस। यानी कि हम जो स्वेट रिलीज होता था हमारे बॉडी का, अगर हमारे बॉडी के ऊपर कुछ माइक्रोब आ जाते हैं तो उसको डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी